हेलो फ्रेंड्स। आज हम इग्नू बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सब्जेक्ट बीपीएससी 102 के चैप्टर 1 के संविधान का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आप पहले भी पढ़ चुके हैं और आज इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसमें हम सबसे पहले इसकी संरचना की बात कर लेते हैं, जिसमें भारत संविधान की उत्पत्ति 1858 से 1935, जिसमें पहला टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1935 एवं अन्य अधिनियम। दूसरा नेहरू रिपोर्ट 1928। फिर आता है संविधान सभा का गठन, जिसमें क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का चुनाव। उसके बाद संविधान सभा के प्रतिनिधित्व की प्रकृति क्या थी, संविधान सभा की भूमिका 1946 से 1949, संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं और फिर सारांश। और आगे इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इन सब को समझने में समझ पाएंगे, जिसमें संविधान सभा के गठन के पूर्व संविधान निर्माण के चरण क्या थे, संविधान सभा के प्रतिनिधित्व का स्वरूप क्या था और संविधान सभा में संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर बहस कैसे हुई थी। मैंने इसमें साइड में इम्पोर्टेंट नोट्स भी लिख रखे हैं, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी प्रस्तावना से। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इस दिन संविधान सभा ने इसे अंतरिम रूप दिया था। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। हालांकि संविधान के कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद एवं अन्य संबंधित प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुके थे, लेकिन 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमें मूल आज़ादी मिली थी। मतलब इसी दिन 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की आज़ादी का उत्सव मनाया था। यहाँ पर एक बात गौर करने की यह है कि भारत का संविधान काफ़ी लंबी प्रक्रिया एवं बातचीत की उपज है। इसी इकाई में हम इसी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है भारतीय संविधान की उत्पत्ति 1858 से 1935। भारत के संविधान में सभी नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रावधान मौजूद हैं। ये प्रावधान उन्हें भी दिए गए हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं। इन अधिकारों की पूर्ति के लिए विधायी संस्थाएं व्याप्त हैं। संविधान भारत में लोकतंत्र एवं सामाजिक परिवर्तन की परिकल्पना को पेश करता है। भारतीय संविधान के निर्माण में लोकतांत्रिक संस्थाएं की उत्पत्ति की प्रक्रिया एवं अधिकार संविधान सभा के गठन से पूर्व ही शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ यह बताना जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक मूल्य एवं लोकतांत्रिक संस्थाएं उपनिवेश काल में थी, उनका मकसद सिर्फ इतना था, औपनिवेशिक हितों को पूरा करना, जबकि संविधान सभा द्वारा किए गए प्रावधान उनके विपरीत थे। यद्यपि भारतीय संविधान दिसंबर 9, 1947 से लेकर नवंबर 26, 1949 के बीच विचार विमर्श की उपज है, लेकिन उनकी कुछ विशेषताएं विभिन्न अधिनियमों द्वारा पारित प्रावधान से मिली। आप इसके बारे में नीचे की इकाइयों में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 एवं अन्य अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश शासन को सत्ता हस्तांतरण के पश्चात ब्रिटिश संसद भारत के मामलों के व्यवस्थापन में लिप्त हो गई। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 1885 से 1935 तक औपनिवेशिक शासन द्वारा कई प्रकार के शासन अधिनियम लागू किए थे, जिसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। इन अन्य अधिनियमों में सबसे पहले 1858 का भारत सरकार अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में शासन का केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत ढांचा सामने आया। केंद्रीकृत ढांचा वह था वहाँ लागू किया गया जिसका सीधा नियंत्रण ब्रिटिश राज के अधीन था। ये क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया प्रांत के रूप में जाने जाते थे। विकेंद्रीकृत ढांचा वहाँ लागू किया गया जहाँ पर ब्रिटिश राजशाही का कोई सीधा नियंत्रण नहीं था। ये क्षेत्र भारतीय राजाओं के शासन के अधीन थे।
इन्हें शाही राज्य कहते थे या देसी रियासत के नाम से जाने जाते थे। इस प्रकार की व्यवस्था में राजा अपने राज्य के आंतरिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, लेकिन ये ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन ही थे। केंद्रीकृत ढांचे के अंतर्गत सभी प्रकार की शक्तियां भारत के राज्य सचिव के पास ही थी, जिसका सीधा नियंत्रण ब्रिटिश राज के पास ही था। वह सचिव यानी राजशाही की तरफ से कार्य करता था। उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल भी था। उस समय कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका ये सब अलग नहीं थे, एक ही में थे। ये सब भारत के सचिव के नियंत्रण में थे। ब्रिटिश शासन में सचिव की सहायता के लिए वायसराय था। वायसराय का भी कार्यकारी परिषद सहायता करती थी। जिला स्तर पर वायसराय की सहायता के लिए ब्रिटिश प्रशासक होते थे। प्रांतीय सरकारों के पास वित्तीय सहायता नहीं होती थी। 1870 में लॉर्ड मेयो ने प्रांतीय प्रशासन को चलाने के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने को सुनिश्चित किया। अब आता है दूसरा अधिनियम जो 1909 में हुआ था। 1909 में भारत परिषद अधिनियम के लागू होने के पश्चात प्रांतीय सरकारों के राजनीतिक संस्थाओं के क्षेत्रों को विस्तृत किया गया। इस अधिनियम को पहली बार लागू किया गया, जिसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व प्रणाली ब्रिटिश शासन में लागू करना था। इसमें गैर सरकारी चुने हुए सदस्य शामिल थे। इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम समुदाय को भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। अब है हमारा तीसरा अधिनियम जो 1919 में हुआ था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय सरकारों को कुछ सत्ता दी, जिसमें केंद्र सरकार का नियंत्रण उनका प्रमुख था। इसने केंद्र सरकार के नियंत्रण को थोड़ा कम किया। इसके द्वारा प्रशासन के कार्य क्षेत्र और राजस्व के स्रोतों के केंद्र एवं प्रांतों में विभाजित किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय सरकार को राजस्व के विषयों को स्थानांतरित एवं आरक्षित श्रेणी में बांटा गया। स्थानांतरित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यपाल को था, जबकि आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास। राज्यपाल विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं था। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 अन्य भारत सरकार अधिनियमों से थोड़ा भिन्न था। जैसे उन अधिनियमों में ब्रिटिश इंडिया के प्रांत की सरकार एकात्मक या केंद्रीकृत थी, अर्थात हर स्तर पर वही सरकार कार्यरत थी। पिछले अधिनियमों के बजाय भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता की बात करता है। इसके द्वारा अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया। इन संरक्षणों में अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम, सिख, पारसी, यूरोपियन एवं एंग्लो इंडियन समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व के प्रावधान दिए गए। इस अधिनियम के द्वारा संघ एवं प्रांतों के बीच 3 सूचियों के तहत सत्ता के बंटवारे का प्रावधान किया गया। प्रथम संघ सूची, द्वितीय समवर्ती सूची और तृतीय प्रांतीय सूची। इस अधिनियम के माध्यम से संघ एवं प्रांतों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए संघीय न्यायालय का भी प्रावधान किया गया। प्रांतीय सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल था, जिन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त थी। विशेष शक्तियों के तहत राज्यपाल प्रांतीय विधायिका के निर्णयों पर वीटो का प्रयोग कर सकते थे। वह राजशाही की तरफ से कार्य करते थे और वह गवर्नर जनरल के अधीन नहीं थे। गवर्नर जनरल वायसराय को कहते थे। उन्हें कुछ व्यक्तिगत मामलों में भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। इन मामलों में उन्हें मंत्रियों की सलाह की जरूरत नहीं थी। राज्यपाल को गवर्नर जनरल के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता था और गवर्नर जनरल वास्तव में राज्य का सचिव होता था। वे विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, लेकिन उन्हें मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना पड़ता था, जो कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र सरकार के गठन का प्रावधान भी था, जिसमें राज्य एवं प्रांतों के प्रतिनिधि आते थे। इस प्रकार की सरकार को संघ सरकार कहते थे, क्योंकि इसमें राज्य और प्रांत दोनों के सदस्य होते थे। लेकिन संघ सरकार की स्थापना नहीं हो सकी, क्योंकि राजाओं के बीच संघ में शामिल होने पर सहमति नहीं थी। इस प्रकार
इस अधिनियम के अंतर्गत केवल प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधायिका के चुनाव 1937 में हुए। चुनाव के बाद 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 में त्यागपत्र दे दिया। इस तरह एम गोविंद राव और निर्विचार सिंह के अनुसार भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संविधान सभा के लिए संविधान निर्माण की आधारशिला रखी। अब नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। नेहरू रिपोर्ट संविधान के मसौदे का प्रथम भारतीय प्रयास। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, संविधान निर्माण में ब्रिटिश शासन के द्वारा विभिन्न अधिनियम को शामिल करने का प्रयास किया गया। भारतीयों को इसमें कोई भी भूमिका नहीं थी। भारतीयों के द्वारा संविधान तैयार करने का प्रथम प्रयास 1928 में नेहरू रिपोर्ट में किया। इसके पूर्व 1921 और 1921 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के द्वारा स्वराज के रूप में प्रयास किया गया था। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के नाम पर तैयार की गई, जो मसविदा समिति के अध्यक्ष भी थे। मसविदा समिति का निर्णय अखिल भारतीय राजनीतिक दलों के सम्मेलन में लिया गया था। उन राजनीतिक दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी और मुस्लिम लीग शामिल थे। मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी इसमें शामिल नहीं थी। नेहरू रिपोर्ट ने सार्वभौमिक मताधिकार और केंद्र एवं प्रांतों में जिम्मेदार सरकार अर्थात भारतीयों को केवल कुछ मामलों में कानून बनाने की आज़ादी थी। नेहरू रिपोर्ट ने सार्वभौमिक मताधिकार और केंद्र एवं प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की मांग की। इसने हालांकि प्रभुत्व शासन की मांग की, न कि भारत को पूर्ण आज़ादी की। अर्थात भारतीयों को केवल कुछ मामलों में कानून बनाने की आज़ादी थी, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में। इसके लिए नेहरू रिपोर्ट ने केंद्र एवं प्रांतों के विषयों की एक सूची तैयार की तथा मौलिक अधिकारों की सूची तैयार की। इसने पुरुष एवं महिलाओं के लिए सार्वभौमिक मताधिकार की मांग की। 1934 में नेहरू रिपोर्ट के तैयार हो जाने के कुछ वर्ष के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से भारत के लोगों के लिए एक संविधान की मांग की, और वो भी बिना किसी बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के। अब है संविधान सभा का गठन, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा क्रिप्स मिशन। प्रारंभ में औपनिवेशिक शासकों ने भारत के संविधान निर्माण की मांग को ठुकरा दिया था, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों और द्वितीय विश्व युद्ध की आहट और ब्रिटेन में नई सरकार के गठन ने भारत में ब्रिटिश सरकार को नए संविधान निर्माण को मजबूर कर दिया था। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने अपना कैबिनेट सदस्य, जिसका नाम सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था, उसको भारत भेजा। वे एक ड्राफ्ट प्रस्ताव लेकर आया था, जिसमें भारत के संविधान के गठन की बात थी। यह प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात लागू किया गया था, लेकिन इसके लिए मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों में ही सहमति नहीं थी। क्रिप्स मिशन के ड्राफ्ट प्रस्ताव में निम्न सिफारिशें थीं। पहला, भारत को प्रभुत्व का दर्जा दिया जाए। दूसरा, सभी प्रांत एवं राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ का गठन किया जाए। और तीसरा, निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान की रचना करना, लेकिन जो प्रांत संविधान को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति बरकरार रखने की छूट थी। इन प्रांतों को अलग संवैधानिक प्रावधान को अपनाने की भी छूट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने भारत को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की मांग की, जिसमें उसने कुछ प्रांत को स्वतंत्र पाकिस्तान राज्य बनाने की मांग की। उनकी मांग ये थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा होनी चाहिए। दूसरा है कैबिनेट मिशन। ब्रिटिश शासन ने
ब्रिटिश शासन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों को दूर करने के कई प्रयास किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट सदस्यों को दूसरा प्रतिनिधित्व भेजा, जिसे कैबिनेट प्रतिनिधित्व कहा गया, तथा बाद में वह कैबिनेट मिशन योजना के रूप में सामने आया, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री शामिल थे, जिनका नाम था लॉर्ड पॉथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि पहले क्रिप्स मिशन में भी एक ड्राफ्ट लेके आए थे, और तीसरा है एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन भी कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को एक समझौते पर लाने में असफल रही, लेकिन इसने अपना एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे 16 मई 1946 को इंग्लैंड और भारत में समान तौर पर घोषित किया गया। कैबिनेट प्रतिनिधित्व में निम्न सिफारिशें की। ब्रिटिश इंडिया और राज्यों को मिलाकर एक भारत संघ होना चाहिए। इसके पास रक्षा, विदेश मामले एवं संचार के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हो। बाकी अवशिष्ट अधिकार प्रांतों एवं राज्यों के पास होने चाहिए। संघ के पास कार्य प्रक्रिया एवं विधायिका होनी चाहिए। इसमें प्रांत एवं राज्यों के प्रतिनिधि होने चाहिए, लेकिन अहम सांप्रदायिक मुद्दों पर विधायिका को निर्णय लेने का अधिकार है। इसमें उपस्थित सदस्यों के मत द्वारा बहुमत के आधार पर फैसला किया जाता है। प्रांतों को कार्यपालिका एवं विधायिका के साथ समूह बनाने की भी छूट थी। सभी समूह प्रांतों के विषयों को निर्धारित करने को आज़ाद हैं, जो कि किसी समूह संगठन द्वारा उठाए गए हों। तीसरा है संविधान सभा का चुनाव। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा के चुनाव कराए गए, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्यों को वापस लिया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधायी सभा द्वारा किया गया। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच कैबिनेट मिशन के समूह खंड के ऊपर विवाद दिखाई दिए। ब्रिटिश सरकार ने इसमें दखल देकर स्थिति स्पष्ट की और बताया कि मुस्लिम लीग के तर्क सही थे, मतलब उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ दिया। 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने एक विवरण प्रकाशित किया, जिसमें 2 विधान क्षेत्र एवं 2 राज्यों की संभावना को उजागर किया। इसके परिणाम स्वरूप संविधान सभा की प्रथम बैठक, जो 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और उसने मुस्लिम लीग की उपस्थिति के बिना कार्य किया। अब है संविधान सभा के प्रतिनिधित्व की प्रकृति। यह दलील दी जाती है कि संविधान सभा के अंतर्गत भारत के आम नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं था, क्योंकि इसके प्रतिनिधि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से निर्वाचित नहीं हुए थे, बल्कि वे अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विशिष्ट वर्गों द्वारा प्रतिबंधित निर्वाचन प्रक्रिया से चुने गए थे। ये विशिष्ट वर्ग के लोग शिक्षित और आयकर अदा करने वाले थे। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार इसका प्रमुख कारण कैबिनेट मिशन योजना की रणनीति थी, ताकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया की गति को धीमा होने से बचाया जा सके, ताकि हमारा संविधान जल्दी बनके तैयार हो सके। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया। इसका चुनाव प्रांतीय विधायिका के सदस्यों द्वारा किया गया। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को मान लिया, ताकि संविधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार से हो सके। प्रतिबंधित वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होने के बावजूद संविधान सभा के अंतर्गत सभी धर्मों एवं वर्गों की राय को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व मिला। ऑस्टिन ने यह दावा किया कि संविधान सभा में यद्यपि कांग्रेस का बहुमत था, फिर भी यह विश्वास था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सामाजिक एवं वैचारिक स्तर पर विविधताओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। उनकी यह भी नीति थी कि संविधान सभा में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय के दृष्टिकोण को महत्व दिया जाए। संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराओं के सदस्य थे तथा 3 धार्मिक समुदाय के सदस्य भी थे। उनमें सिख, मुस्लिम, हिंदू एवं पारसी इत्यादि थे। के शांताराम के शब्दों में, कोई ऐसी विचारधारा नहीं थी जिसका कि विधानसभा में प्रतिनिधित्व ना हो।
संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। इनमें से 1 दर्जन से अधिक गैर कांग्रेसी सदस्य भी शामिल थे। मतलब इसमें हर तरह के लोग, हर समुदाय के लोग सारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल थे। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: A.K. अय्यर, H.N. कुंजरू, N.G. आयंगर, S.P. मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। S.P. मुखर्जी हिंदू महासभा के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में देशी राजाओं के प्रतिनिधि भी शामिल थे। यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि डॉक्टर अंबेडकर पहली बार बंगाल से अनुसूचित जाति संघ से संविधान सभा में चुनकर आए थे, लेकिन वे बंगाल के विभाजन के कारण इस सीट से चुनाव हार गए थे और वे फिर बम्बई नेशनल कांग्रेस से चुने गए। वह कांग्रेस हाई कमान के निवेदन के पश्चात चुनकर आए थे। संविधान सभा को सभी व्यक्तियों का ध्यान रखना था, चाहे वे किसी भी सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव से क्यों न हो। संविधान में किसी भी प्रावधान को शामिल करने हेतु संविधान में काफ़ी विचार विमर्श हुआ। इस प्रकार संविधान सभा के सदस्य अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते थे, क्योंकि वह प्रतिबंधित मताधिकार से चुनाव चुनकर आए थे। आप इकाई संख्या 3 में संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा ने संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों को शामिल करने का प्रयास किया। संविधान सभा ने हमारे संविधान में विश्व के विभिन्न संविधानों से कई प्रकार के प्रावधान अपनाने की कोशिश की। ऑस्टिन का तर्क था कि संविधान सभा ने अन्य देशों से लिए गए प्रावधानों को भारत के संदर्भ में अपनाने की कोशिश की। संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्यों ने इसकी कार्यवाही में हिस्सा लिया, लेकिन इसमें 20 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें से कुछ व्यक्ति इस प्रकार हैं: राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, पी सीतारमैया, A.K. अय्यर, N.G. आयंगर, K.M. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सत्यनारायण सिन्हा। हालांकि संविधान सभा ही एक ऐसा मंच था जिसमें सारी कार्यवाही हुई एवं वार्तालाप हुआ, लेकिन इसके अलावा 3 अन्य निकाय थी जिसमें भी विचार विमर्श हुआ। ये 3 थे: पहला संविधान सभा, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और तीसरा अंतरिम सरकार। संविधान सभा के कुछ सदस्य अन्य निकायों के सदस्य भी थे। ऑस्टिन का मानना था कि संविधान सभा में 4 ऐसे लोग थे जिनका पूरी सभा में आधिपत्य था तथा वह सभा में सबसे सम्मानीय एवं इज्जतदार लोग थे। ये 4 थे: नेहरू, पटेल, प्रसाद और आज़ाद। उनकी संविधान सभा की कार्यवाही में अहम भूमिका थी। इनमें कुछ सरकार कांग्रेस पार्टी एवं संविधान सभा में थे। प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनने से पूर्व कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष थे, जबकि पटेल और नेहरू दोनों ही प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। वह संविधान सभा की आंतरिक समिति के हिस्सा थे। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति थी जिसने संविधान के प्रारूप को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान को प्रारूप तैयार करने में अग्रणी भूमिका अदा की। डॉक्टर अंबेडकर के इस कार्य की सराहना करते हुए T.T. कृष्णमाचारी, जो इस समिति के सदस्य थे, उन्होंने एक भाषण के दौरान ये बात कही थी। आप सभी को शायद मालूम होगा कि सदन ने 7 सदस्यों को मनोनीत किया, जिसमें से एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, एक सदस्य की मृत्यु हो गई, एक सदस्य अमेरिका में थे तथा एक और अन्य सदस्य राज्य के कार्यों में व्यस्त थे। 1 या 2 व्यक्ति दिल्ली से काफ़ी दूर थे तथा उनका स्वास्थ्य भी उन्हें बैठक में आने से रोक रहा था। आखिरकार संविधान के प्रारूप को तैयार करने का भार डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर आ गया और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने इस कार्य को बखूबी पूरा किया, जो कि सराहनीय है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी तरफ से इसका श्रेय S.N. मुखर्जी, B.N. राव और उनके असिस्टेंट को दिया, जो प्रारूप समिति के अफसर थे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार मुखर्जी ने संविधान को अच्छे शब्दों में व्यक्त किया था। अब आती है संविधान सभा की भूमिका 1946 से 1949।
संविधान सभा के गठन का उद्घाटन सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया। इसमें सभी 296 सदस्यों को भाग लेना था, लेकिन इसमें सिर्फ 207 सदस्य थे क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, उनने संविधान सभा का भी बहिष्कार किया था। इस सभा में आचार्य कृपलानी ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से निवेदन किया कि वे इसके अस्थायी अध्यक्ष बन जाएं। बाद में फिर सभी सदस्यों ने एक प्रस्ताव पास किया 10 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के चुनाव के लिए। उसके अगले दिन यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य शामिल थे। सुचारू रूप से कार्य करने के लिए संविधान सभा ने इसके कार्य को विभिन्न समितियों में विभाजित किया। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार थी। पहली, केंद्रीय सत्ता समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे तथा इसमें 9 अन्य सदस्य भी थे। दूसरा, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसमें 94 सदस्य थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। तीसरा, संचालन समिति, इसमें 3 सदस्य थे, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर और भगवान दास, इसके अध्यक्ष डॉक्टर के.एन. मुंशी थे। चौथा, प्रांतीय संविधान समिति, इसमें 25 सदस्य थे और सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति जो कि 5वां है, इसमें 15 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इन समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा करने के पश्चात संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया। ड्राफ्ट, जिसको प्रारूप हम कहते हैं, को सर बी.एन. राव ने तैयार किया जो कि संविधान सभा के सलाहकार थे। प्रारूप को समझने के लिए एवं उसका परीक्षण करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जो उस समय कानून मंत्री भी थे और इस समिति के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने इस प्रारूप को संविधान में पेश किया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत किया। संविधान के प्रारूप को फरवरी 1948 में प्रकाशन हुआ। संविधान सभा ने इस प्रारूप को कई सत्रों में चर्चा की और यह अक्टूबर 17, 1949 को पूरा हुआ। इस चर्चा को हम द्वितीय पाठन भी कहते हैं। संविधान सभा फिर से 14 नवंबर 1949 को मिली और प्रारूप पर चर्चा की। इसे हम तृतीय पाठन कहते हैं। 26 नवंबर 1949 को इसको अंतरिम रूप प्रदान किया गया तथा संविधान सभा के अध्यक्ष के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया तथा ठीक 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। अब संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, हम इस पे बात करेंगे। भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं ही भारतीय संविधान को एक मुख्य पहचान प्रदान करती है। भारत का संविधान विश्व के विभिन्न संविधानों की विशेषताओं पर आधारित है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार विश्व के प्रसिद्ध संविधानों को टटोलने के पश्चात ही भारतीय संविधान को बनाया गया है। मौलिक अधिकार, जिसे हम इकाई 4 में पढ़ेंगे, को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अपनाई गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे इकाई 5 में पढ़ेंगे, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान वेमार जर्मन के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। ये सभी विशेषताएं जो अन्य संविधानों से ली गई थी, उन्हें देश की ज़रूरतों के हिसाब से परिवर्तित किया गया। यह सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके गठन के समय इसमें 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थीं। यह अधिकारों के
यह अधिकारों के सुरक्षित प्रदान करने की बात करता है। इसमें मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचक के बजाय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को प्राथमिकता दी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एवं पृथक निर्वाचक की समाप्ति। मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए बनी उपसमिति में बहस करने के पश्चात इन्हें संविधान में शामिल करने की सिफारिश नहीं की, बल्कि समिति ने संविधान के भाग 3 में रखने पर आपत्ति जताई और कहा कि इन्हें संविधान के किसी दूसरे स्थान में जगह दी जानी चाहिए। ऐसे ही एक उदाहरण है सार्वभौमिक मताधिकार और गुप्त एवं समयबद्ध चुनाव। उपसमिति सार्वभौमिक मत अधिकार के पक्ष में थी, लेकिन उसने सुझाव दिया कि इन्हें मौलिक अधिकारों का भाग नहीं बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार इन्हें संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 में रखा गया। हालांकि अनुच्छेद 326 से सार्वभौम शब्द गायब है, लेकिन यह सत्य है कि देश के सभी वयस्क नागरिक जिन्हें वोट देने का अधिकार है, वह एक प्रकार से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार माना जाता है। भारतवासियों को वयस्क मताधिकार मिलने से पहले स्वतंत्रता आंदोलन के वरिष्ठ नेताओं ने पृथक निर्वाचिका की समाप्ति के लिए आंदोलन किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में 1909 के पार्लियामेंटो सुधार से लेकर 1932 के कम्युनल अवार्ड तक पृथक निर्वाचक प्रक्रिया को जारी रखा। पृथक निर्वाचक प्रक्रिया क्या थी? जिसमें एक समुदाय के लोग या एक वर्ग के लोगों के लिए उन्हीं के समुदाय का प्रतिनिधि उन्हीं के लिए चुनाव लड़ता है और उस समुदाय के प्रतिनिधि को दूसरे समुदाय के वोट नहीं दे सकते। इसको पृथक निर्वाचक प्रणाली कहते थे। कम्युनल अवार्ड का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम लीग, सिख, ईसाई, यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस को पृथक निर्वाचक घोषित करना। इसने पिछड़े वर्गों को भी सीटें प्रदान की, जिन्हें चुनाव में विशेष क्षेत्रों में पूरा किया जाना था। इन चुनाव क्षेत्रों में केवल पिछड़े वर्गों को ही मताधिकार प्राप्त था। इसके साथ पिछड़े वर्गों को सामान्य सीटों पर भी वोट देने का अधिकार प्राप्त था। गांधी जी ने इस प्रकार की सिफारिशों का कड़ा विरोध किया। वो पृथक निर्वाचिका के विरोध में भी थे। इनके विरोध में वह 1932 में आमरण अनशन पर भी बैठ गए थे। गांधी जी के भूख हड़ताल पर बैठने का डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया और डॉक्टर अंबेडकर पृथक निर्वाचिका के समर्थन में थे। इसके बाद गांधी जी और अंबेडकर दोनों के बीच पूना समझौता हुआ। पूना पैक्ट के अनुसार पिछड़े वर्गों को सामान्य सीटों में सीटें आरक्षित कर दी गई। और इसके बाद हम सारांश पर चर्चा करेंगे। संविधान निर्माण के मुख्यतर पद 2 चरण थे। प्रथम 1857 से 1935 तथा दूसरा 1946 से 1949। ब्रिटिश राजशाही को सत्ता मिलने के पश्चात ब्रिटिश सरकार के शासन के विभिन्न अधिनियम लागू किए। इनमें भारतीयों को भी विभिन्न शासन के संस्थाओं के प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसका मूल मकसद था अपनी उपनिवेशिक हितों को पूरा करना, जैसा आपने पहले भी पढ़ा था, न कि लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रदान करना। पार्लियामेंटो सुधार 1909 एवं 1932 के कम्युनल अवार्ड के माध्यम से कम्युनल प्रतिनिधित्व को लागू किया गया, जिसका स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने विरोध किया। गांधी जी की भूख हड़ताल के बाद पूना समझौता हुआ, जिसमें पृथक निर्वाचक प्रणाली को समाप्त किया गया तथा प्रांतीय विधानमंडल में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया। बदली हुई परिस्थितियों, कांग्रेस की मांग के कारण संविधान निर्माण की प्रक्रिया तेज हुई। ब्रिटिश सरकार ने अंततः भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के पश्चात प्रांतीय विधानमंडल से चुनाव कराए गए। समाज के विशिष्ट वर्गों के निर्वाचन के बावजूद संविधान
संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व था। इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों का भी प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा ने सभी मुद्दों पर गहराई से विचार विमर्श किया। उसके पश्चात ही किसी खास निष्कर्ष पर पहुंची। संविधान सभा में विभिन्न उप समितियों के सुझाव एवं निर्णयों को अंततः संविधान में शामिल कर लिया गया। भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो एक सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि को प्रचलित करता है। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जैसे उदार लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक लोकतंत्र के कुछ तत्व। यह व्यक्ति एवं समुदाय को उनके सांस्कृतिक, भाषाई तथा धार्मिक आधारों की रक्षा को सुनिश्चित करता है। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको सॉल्व करने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे भी बाद में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर दार्शनिक आधार के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू।